नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं 2022-23 का जो आपका आर्थिक भूगोल का पेपर हुआ है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज से आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे शुरुआत करते हैं कंटेंट के अपने। ठीक है, हमने दोस्तों अभी तक जो फोर्थ सेमेस्टर का जो आर्थिक भूगोल का पेपर है, उसमें हमने अभी 45 क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आपसे 46वें प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, 46वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1995 में हुई थी। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था एक जगह। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, तो वो हुई थी गैट। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, WTO के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपका पड़ता है जिनेवा, और जिनेवा आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। आपको दोस्तों ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो जिनेवा शहर है स्विट्ज़रलैंड का, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल जो एजेंसी हैं आपकी, उनके मुख्यालय पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करें और प्रयास करें कि यहाँ पर किस किस संस्था के मुख्यालय हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे WHO का भी मुख्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो हेड यानी चीफ हैं वो नगोवा करके हैं, नगोवा ओकोंजी करके इसके हेड हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें कि कितने देश हैं, तो इसके 164 सदस्य देश हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 47वें नंबर का है कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वित किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दोस्तों कहते हैं हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे जैसे मान लीजिए भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और निजीकरण का मतलब क्या होता है। निजीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि स्टील इंडस्ट्री है यानी इस्पात उद्योग है, इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है यानी कि गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो आपकी है 90%, और जो व्यक्तिगत है यानी कि प्राइवेट सेक्टर की है वो है 10%। तो यहाँ पे इसे माना जाएगा कि ये गवर्नमेंटेड है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को कम करते हैं और इसे हम 60-40 के रेशियो पे ले आएँ, या 50-50 के रेशियो पे ले आएँ, या गवर्नमेंट सेक्टर की हिस्सेदारी कम करें और प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी जब बढ़ाते जाते हैं तो उसे हम कहते हैं निजीकरण। ठीक है, और उदारीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे हमने स्टील इंडस्ट्री का उदाहरण दिया, तो अब इस स्टील इंडस्ट्री में कोई जो निवेशक है वो निवेश करना चाहता है यानी पैसे लगाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, तो इसके जो नियम कायदे होंगे वो हम क्या करेंगे, बहुत सरल बनाते चले जाएंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे हम नाम देते हैं LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। और ये लाया गया था 1991 में, भारत सरकार के द्वारा लाया गया था LPG का कंसेप्ट।
और इस समय जो वित्त मंत्री थे यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उदारीकरण या एलपीजी का कंसेप्ट कौन लाया था, तो मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर हम पीएम की बात करें उस समय कौन थे, तो वो थे आपके पीवी नरसिम्हन उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका है 48वें नंबर का क्वेश्चन, और 48वें नंबर में आपसे पूछा गया है कि बेनेलेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। बेनेलक्स, यहाँ पे आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो बेनेलक्स है आपका, पहली बात तो ये राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। कैसा संगठन है? राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, पहली चीज़, ठीक है। और बेनेलक्स की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका पड़ता है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और ब्रुसेल्स आपका जो है दोस्तों वो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। 5 सितंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेनेलक्स में ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। और इसके 3 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 3 सदस्य देश हैं। और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, यानी कि इसमें जो 3 देश दिए गए हैं वो तो इसके सदस्य देश हैं, लेकिन चौथा जो है वो नहीं है। तो नीदरलैंड इसका सदस्य देश है, बेल्जियम इसका ये भी सदस्य देश है क्योंकि मुख्यालय ही बेल्जियम में है, ठीक है। और लग्जमबर्ग ये भी सदस्य देश है, लेकिन ऑस्ट्रिया दोस्तों इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों सदस्य देश आपको याद होने चाहिए, तो चौथा अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इन चारों देशों की राजधानियों को भी बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि फसलों पर आधारित नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा उद्योग जिसे कच्चा माल कृषि से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों चीनी उद्योग, चीनी का जो कच्चा माल है वो काय से चीनी बनती है? गन्ना से बनती है, गन्ने से भी बनती है और चुकंदर से भी बनती है चीनी आपकी। तो गन्ना और चुकंदर तो कृषि से ही प्राप्त होते हैं, तो ये तो कृषि आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है? तो वो आपका कपास है, और कपास आपका एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और जो दोस्तों सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग आपका कृषि से संबंधित नहीं है, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो आपका होता है चूना पत्थर, ठीक है। और चूना पत्थर आपका एग्रीकल्चर से प्राप्त नहीं होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीमेंट उद्योग, ठीक है। इसके बाद 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है, ठीक है। वैश्वीकरण हमने आपको बताया था कि जो आपकी होम इकॉनमी है उसे इंटरनेशनल इकॉनमी बना देना, ये आपका क्या होता है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन होता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाती हैं? तो उन्नत टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, सही बात है। प्रतिस्पर्धा, जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी तो जो चीज़ें प्रोडक्ट होंगी यानी उत्पादन होगा वो क्वालिटी में अच्छी होंगी, तो ये भी सही है।
लिबरल पॉलिसीज, जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में व्यापार करना चाहता है तो अगर हमारे नियम कानून बहुत कठोर होंगे तो वो क्यों करेगा, इसलिए हमें नियम कायदे भी उदार बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, वैश्वीकरण के लिए ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर। इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी विषय के स्वरूप की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस्ड, किसका एक्सप्रेस्ड, नेचर, यानी किसी भी विषय की जो नेचर है, प्रकृति है, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी जो विषय होता है उसकी अभिव्यक्ति संकल्पनाओं के द्वारा ही की जा सकती है अच्छे से। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, संकल्पनाओं के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति अच्छे से हो जाती है। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ था। ठीक है, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ था। दोस्तों, जो आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव हुआ वो लैंडशाफ्ट, ये दोस्तों जर्मन शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मनी के शब्द लैंडशाफ्ट से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि जो भूदृश्य होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा होता है आपका सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके कार्ल ओ सावर। ठीक है, और कार्लो सावर की एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। क्या नाम है, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ये कार्लो सावर की पुस्तक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 53 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कृषि सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है। अब आपको दोस्तों ये पता है कि सीढ़ी कैसी होती है, आपकी कुछ इस प्रकार होती है सीढ़ी। ठीक है, तो अगर दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को, तो अब आप देखेंगे कि जो पर्वत होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, तो पर्वतों पर ही दोस्तों आपकी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, और क्यों की जाती है, ताकि मान लीजिए पर्वत है और पर्वत पर जब बारिश होती है, मान लीजिए यहाँ पे बारिश हुई, तो जो जल का बहाव है वो बहुत तीव्रता से ना हो बल्कि रुक रुक करके हो, इसलिए यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है पर्वतीय क्षेत्र यानी हिल रीजन में की जाती है सीढ़ी नुमा कृषि। ठीक है, इसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय अध्ययन है जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के प्रसंग में होता है। ये एक परिभाषा है, ये किसने परिभाषित किया, यानी इस परिभाषा को किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। ज्योग्राफी इज द कोरोलॉजिकल साइंस। दोस्तों, आपको कहीं भी कोरोलॉजिकल साइंस शब्द मिल जाए तो ये मान लीजिए जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा हेटनर, क्योंकि हेटनर महोदय ने ही भूगोल को क्या कहा है, कोरोलॉजिकल साइंस, यानी कि स्थानिक यानी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का विज्ञान कहा है भूगोल को। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, हेटनर महोदय। और हेटनर थे कहाँ के, ये जर्मनी के थे।
ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बताया था कि कोई भी स्थान, मान लीजिए ये एक ए स्थान है, ये आपका बी स्थान है। ए स्थान की उच्चावच, जलवायु, जलाशय, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, पशु जीवन आदि और सांस्कृतिक तथ्य जैसे कि जनसंख्या, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, साधन, ग्रह तथा बस्तियां आदि सभी बी स्थान पर जो ये सब चीज़ें होंगी उनसे क्या होंगी, भिन्न होंगी। यानी ए स्थान बी स्थान से पूर्णतः भिन्न होता है। इसी चीज़ का अध्ययन आपका क्या होता है, भूगोल होता है। ये किसने कहा था, वो कहा था हेटनर महोदय ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, कि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दोस्तों आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो ग्रासलैंड होता है यानी घास का मैदान होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय, और एक होता है आपका ट्रॉपिकल, जो यहाँ से पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि जो ट्रॉपिकल, अब हम ग्लोब में बताकर आपको देखें तो ये आपकी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा से लेकर के 30 डिग्री, 30 उत्तर 30 दक्षिण, इनके मध्य में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं। और 30 से लेकर के 60 अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो 0 से 30 तक का क्षेत्र है ये आपका ट्रॉपिकल है, और जो 30 से 60 तक का क्षेत्र है ये आपका क्या है, टेम्परेट है। ठीक है, तो अब आप क्लियर हो गया कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से होंगे और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से होंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 0 से लेकर 30 तक वाले होंगे और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान 30 से लेकर 60 तक वाले होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे ब्राज़ील में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों कई सारे नाम आपको बताए दे रहे हैं कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें आप लिख लीजिए। एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरी तरफ लिख लीजिए देश। ठीक है, सबसे पहला है आपका लानोज यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहते हैं किस देश में। तो सही आंसर है आपका वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहते हैं। ठीक है, कंपोज या कटिंगा किस देश में कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका ब्राज़ील में। ठीक है, इसके अलावा सवाना या पार्कलैंड कहाँ कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। तो वो कहते हैं अफ्रीका में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किन देशों में क्या कहा जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमने बताया यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि ब्राज़ील में क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। तो अभी हमने बताया कंपोस या कटिंगा ब्राज़ील में कहते हैं। तो सही आंसर इसका तो आपका ये है। लानोज कहाँ पर कहते हैं, ये आपका वेनेजुएला में कहते हैं। ठीक है, सवाना कहाँ पे कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं अफ्रीका या बेसिकली कह सकते हैं कांगो बेसिन में घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द है आपका पंपास, ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेट, यानी एक तरफ आप डाल लीजिए शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरी तरफ डाल लीजिए देश। ठीक है, पहला है आपका पंपास।
जो आपका ये दिया गया है। तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वो है आपका अर्जेंटीना। ठीक है। वेल्ड ये आपका है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो कि वेल्ड नाम से है वो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा और कई सारे हैं। एक है जैसे आपका स्टेपीज कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है यूरोप और उत्तरी एशिया में कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। इसके अलावा पुस्ताज ये दोस्तों हंगरी देश में कहते हैं। यानी हंगरी देश में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसे क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। डाउन्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके अलावा एक है आपका कैंटरबरी। ये कहाँ पर कैंटरबरी कहाँ पर कहते हैं? तो न्यूजीलैंड में कहते हैं, न्यूजीलैंड। ठीक है। इसके अलावा सेलवास कहाँ कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका दक्षिणी अमेरिका में कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में कहते हैं। ठीक है। एक और है आपका प्रेरीज ये कहाँ पे कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। पहले तो हमने बताया कि घासलैंड के जो मैदान हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेट, दूसरा होता है आपका ट्रॉपिकल। ठीक है। ट्रॉपिकल यानी जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो अभी हमने बताया आपको। ऐसे ही आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आशा करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को या ये जो एक्सप्लेनेशन है इसे आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। 56 नंबर का, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नवीकरण योग्य संसाधन निम्न में से कौन सा है? नवीकरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है। तो दोस्तों नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका जल है, सूर्य है, हवा है, ये सब क्या है? इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों कोयले का हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। एक बार कोयला जलाने के बाद वो राख में बदल जाता है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लौह अयस्क इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता। बॉक्साइट इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता एक बार के बाद। लेकिन वन यानी कि जो लकड़ी है दोस्तों उसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। यानी वन का हम ऐसे कह सकते हैं, वनों का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है। बार बार कहने का मतलब है कि जैसे लकड़ी प्राप्त की हमने, ठीक है, लकड़ी से हमने चेयर बना ली, फर्नीचर बना लिया, कागज़ बनाया, तो उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वन है। इसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है। तो प्रकृति में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक वो जलवायु है आपकी। ठीक है। और जलवायु के अंतर्गत हम बेसिकली दो चीज़ों को देखते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल यानी कि वर्षा। ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर प्लस है यानी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल कम है तो कृषि आपकी नहीं होगी।
ठीक है। या हम कहें टेम्परेचर आपका कम है लेकिन वर्षा बहुत ज़्यादा है, तब भी आपकी कृषि नहीं होगी। यानी कि टेम्परेचर और रेनफॉल का जो रेशियो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तभी किसी जगह पर अच्छी कृषि की जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन प्रभावित करता है? जलवायु। यहाँ पे मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर ये शब्द ना जुड़ा हुआ होता और पूछा जाता कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये दोस्तों सभी कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका जलवायु होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्णपाती वन निम्न में से कौन सा है? पर्णपाती यानी डेसीडियस, डेसीडियस, ठीक है। अब ये पर्णपाती को हम पतझड़ वन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, पतझड़ वन। अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों एक वर्ष में एक निश्चित समय में, एक वर्ष में या एक वर्ष के दौरान एक निश्चित समय में जो पर्णपाती वन हैं वो अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ये मान लीजिए पेड़ है अगर, ठीक है, तो ये एक वर्ष के दौरान एक निश्चित समय के दौरान ये अपनी पत्तियां क्या करेगा? गिरा देगा, और इसके बाद नई पत्तियां आएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं जहाँ पर, उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे इंडिया, भारत में आपने देखा होगा कि जब बसंत काल आता है यानी बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इसके बाद नई पत्तियां उसमें आती हैं, ठीक है। तो ये पर्णपाती वन किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके दोस्तों मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं आपके, सदाबहार वन, ठीक है। जो भूमध्य सागरीय हैं ये रसदार फल वाले जो वन हैं वो मिलते हैं। और जो दोस्तों कोड़धारी वन हैं, कोड़धारी वन ये भी आपके सदाबहार ही होते हैं, सदाबहार वन ही होते हैं ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर। इसके बाद 59वें नंबर का क्वेश्चन है कि उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, आइसोडोपिन शब्द किसने दिया था? हमने दोस्तों बताया था आपको कि कोई भी उद्योग जब लगाया जाता है तो उद्योग लगाने का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। और कोई भी उद्योग किस स्थान पर लगाया जाए जहां पर सबसे अधिक लाभ हो, ठीक है। तो इस स्थान के लिए उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित कई सारे सिद्धांत आए, लेकिन जो सबसे पहला सिद्धांत आया था वो आया था 1909 में। उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित पहला सिद्धांत था 1909 में, जिसे दिया था अल्फ्रेड वेबर महोदय ने, जो कि जर्मनी के थे, ठीक है, जो कि जर्मनी के थे, ठीक है। और इस सिद्धांत का नाम क्या था? न्यूनतम परिवहन, इनके सिद्धांत का नाम था न्यूनतम लागत सिद्धांत, न्यूनतम लागत सिद्धांत, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने 1909 में उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत दिया जिसका नाम था न्यूनतम लागत सिद्धांत, और अपने इसी सिद्धांत में इन्होंने आइसोडोपिन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर, अल्फ्रेड वेबर महोदय। इसके बाद 60वें नंबर का क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यानी रिसोर्स आर नॉट बी प्रेजेंट, रिसोर्स आर नॉट प्रेजेंट दे हैव टू बी मेड। ये परिभाषा दी थी आपके जिम्मरमैन महोदय ने, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, इस जल का जब तक हमने उपयोग करना नहीं सीखा था तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं था,
ठीक है। लेकिन जब हमने जल का उपयोग करना सीख लिया, इससे हमने बिजली बनाना भी सीख लिया, बर्फ़ बनाना भी सीख लिया, इसी से सिंचाई करना भी सीख लिया, इससे घरेलू उपयोग की चीज़ों को करना भी सीख लिया, तो ये हमारे लिए संसाधन बन गया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम तो पहले भी था, आज भी है, ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन जब हमने इस पेट्रोलियम का उपयोग करना सीख लिया तो ये हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन। इसलिए इन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। चिम्मरमैन महोदय ने कहा था। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।